हाँ जी प्यारे बच्चों, डिस्कस कर रहे हैं सब्ट्रैक्शन ऑफ टू वेक्टर्स। अगर मैं ये कहूँ सब्ट्रैक्शन भी एक तरह का एडिशन ही है, तो बच्चे सुनते ही बुरा मान जाएंगे कि सर क्या कह रहे हैं आप, सब्ट्रैक्शन भी एक तरह का एडिशन ही है। नहीं नहीं, ऐसा थोड़ी होता है। तो जरा देखो, जरा हम पहले ध्यान से देखते हैं, है ना। देखो बेटा, मान लो मुझे ए वेक्टर में से बी वेक्टर को सब्ट्रैक्ट करना है, तो यही तो ऑपरेशन करना है। केयरफुली देखो, ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर। इसको अगर ऐसे लिख दें, देखना तो सही है या गलत, आप खुद फैसला करो। ए वेक्टर प्लस माइनस बी वेक्टर, कोई अंतर है या ये दोनों लाइनें सेम लिखी हैं? क्या जवाब है? सेम लिखी हैं, क्योंकि प्लस और माइनस तो माइनस ही होता है। अब कोई बच्चा कहे कि इसका मतलब ये हो गया ए वेक्टर एडेड बाई बी वेक्टर माइनस का मतलब समझते हो? अपोजिट डायरेक्शन ऑफ बी वेक्टर, अपोजिट ऑफ बी वेक्टर। तो अगर आप केयरफुली देखो तो सब्ट्रैक्शन का मतलब है ए को तो वैसे ही रखना है, बी की दिशा को उल्टा कर लेना है ताकि वो माइनस बी बन जाए, और फिर इन दोनों वेक्टर्स को ऐड कर देना है। तो करना तो ऐड ही है ना, सब्ट्रैक्शन कुछ होता ही नहीं है वेक्टर्स में। तो जिस वेक्टर को सब्ट्रैक्ट करना होता है, बी को सब्ट्रैक्ट करना है, तो बी की डायरेक्शन को उल्टा कर लो और उसे ए में जोड़ दो, ऐड कर दो। यही सब्ट्रैक्शन ऑफ टू वेक्टर्स है। तो समझ में आया? तो सब्ट्रैक्शन भी एक तरह का एडिशन ही है। डायग्राम से समझाता हूं और देखो क्लियर समझाते हैं। मान लो मैं ट्राइंगल लॉ ऑफ एडिशन का यूज कर रहा हूं। तो देखो बेटा, ये ए वेक्टर है जैसे आपने पहले देखा था, ये बी वेक्टर था, याद आ गया होगा। ट्राइंगल लॉ ऑफ एडिशन क्यों है? क्योंकि हेड पर टेल है, तो ट्राइंगल लॉ ऑफ एडिशन हो गया। एंगल कहां से नापोगे? बाहर से। अगर मैं ये ऐड कर दूं, ये वाला, ये, तो आंसर आ जाएगा आर वेक्टर इक्वल्स टू ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। आ जाएगा? यहां तक तुम्हें सारे ही आता है। लेकिन मुझे अब एडिशन नहीं करना है, सब्ट्रैक्शन करना है। किस वेक्टर को सब्ट्रैक्ट करना है? बी वेक्टर को। तो बी की डायरेक्शन को उल्टा करो। देखो ये बी है ना, इतना ही लंबा बी को खींचो। देखो डायरेक्शन ऊपर है ना, ऊपर की बजाय हमने इसको कहां बनाया? नीचे। तो ये हो गया माइनस बी वेक्टर। अब ऊपर सब भूल जाना, अब एक ये वेक्टर है, एक ये है, हेड पर टेल है माइनस बी की। तो ये हो गया इनका रिजल्टेंट, ये वाला है ना, ये रिजल्टेंट है। अब इसमें तुमने क्या किया है जरा बताना। इस रिजल्टेंट में ए वेक्टर को ऐड किया है माइनस बी से। तो बताओ आंसर कितना हो गया? ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर। तो ये वाला जो पोर्शन है, यही है बच्चों सब्ट्रैक्शन ऑफ टू वेक्टर्स। अब ये एंगल बीटा हो जाएगा, और जरा ये एंगल और ध्यान करो। क्या ये एंगल बता सकते हो? एंगल तो बाहर से ही नापा जाएगा। ए को एक्सटेंड किया, ये माइनस बी है, तो इन दोनों के बीच का ये एंगल नापना है। ए को बढ़ाकर एंगल बाहर से नापोगे, ट्राइंगल लॉ है। तो ये एंगल देखो, स्ट्रेट लाइन 180 डिग्री की होती है, ये थीटा है, तो ये एंगल कितना हो जाएगा? 180 माइनस थीटा। कितना हो जाएगा बेटे? 180 माइनस थीटा। तो अगर ए और बी वेक्टर के बीच में थीटा एंगल है, तो बेटे यहां से ये भी क्लियर होता है ए वेक्टर और माइनस बी वेक्टर के बीच का एंगल 180 माइनस थीटा हो जाता है। बात समझ में आ गया सभी लोग को? तो ये हो गया सब्ट्रैक्शन ऑफ टू वेक्टर्स। पहले बताओ यहां तक क्लियर है?
अब बेटे एक बात और आती है, ध्यान से सुनो, कि सर हमने दो वेक्टर्स को तो ऐड करना सीख लिया, लेकिन अगर दो से ज़्यादा वेक्टर्स हैं तब सर क्या करेंगे, हैं? तो क्या उनको भी ऐड कर सकते हैं? 3 वेक्टर हैं, 4 हैं या और भी ज़्यादा हैं तो कर सकते हो। जरा ध्यान से देखना, वो लॉ कहलाता है जब दो से ज़्यादा वेक्टर्स को ऐड करते हैं तो उसे कहते हैं, ध्यान से लॉ का नाम सुनो, पॉलीगन, लॉ ऑफ एडिशन ऑफ मैनी वेक्टर्स, मैनी वेक्टर्स। देखो पहले मैं इसको पढ़ाऊंगा और फिर मैं तुम्हें बताऊंगा वास्तव में ये बेटा मल्टीपल ट्राइंगल लॉ ही है। बहुत अच्छा वर्ड है, ध्यान से सुनो। पॉलीगन लॉ कोई नया लॉ नहीं है, बल्कि पॉलीगन लॉ एक तरह से मल्टीपल ट्राइंगल लॉ ऑफ एडिशन ही है। तो अब यहां दो बातें हो गई बच्चों, एक तो ये कि पॉलीगन लॉ क्या है, और एक वो मल्टीपल ट्राइंगल लॉ ऑफ एडिशन सर आप बता रहे हैं, इसका क्या मतलब है ना। तो इन दो बातों पर आगे का लेक्चर हमारा है। जरा ध्यान से सुनो, पेज पलट रहा हूं तो केयरफुली देखो। देखो बेटे, पॉलीगन लॉ में ये कहा गया है कि अगर हम डिफरेंट वेक्टर्स को पॉलीगन की साइड से रिप्रेजेंट करें, इफ वी रिप्रेजेंट different vectors in magnitude and direction with the, किससे रिप्रेजेंट करें, बोलो, by the consecutive sides of a polygon taken in same order। फिर दोबारा सुनो, if we represent different vectors, ये ऐसे पहला वेक्टर हो गया a वेक्टर, ये हमने एक साइड से रिप्रेजेंट किया है, इसके हेड पर टेल लगकर ये मान लो बी वेक्टर हो गया, इसको हमने दूसरी साइड से रिप्रेजेंट किया है। मान लो एक और वेक्टर है, किसी भी तरह का हो सकता है, मान लो इधर जा रहा है, ये सी वेक्टर हो गया, इसको ऐसे रिप्रेजेंट किया है। मान लो एक और वेक्टर है डी वेक्टर, उसको रिप्रेजेंट किया। अब आपने कहा सर यहाँ तक हो गया, अब आप इनको ऐड जरा कर दीजिए। तो हम क्या करेंगे, क्लोजिंग आर्म ऑफ पॉलीगन, पॉलीगन की क्लोजिंग आर्म, इससे देखो पॉलीगन क्लोज हो जाएगा, टेकन इन अपोजिट ऑर्डर। अपोजिट ऑर्डर क्यों, देखो ये यहां ए खत्म हुआ, यहीं से बी शुरू हो गया, यहां बी खत्म होगा, यहीं से सी शुरू हो गया, यहीं से डी शुरू हो गया, लेकिन हम डी से इधर नहीं गए बल्कि उल्टा गए। तो क्लोजिंग आर्म ऑफ पॉलीगन टेकन इन अपोजिट ऑर्डर इज द रिजल्टेंट ऑफ ऑल द वेक्टर्स। तो ये ऐड होके हो गया ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर प्लस डी वेक्टर, ये वाली आर्म सबका एडिशन है। ठीक है, तो एक बार दोबारा सुन लो, इफ वी रिप्रेजेंट डिफरेंट वेक्टर्स इन मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन with the consecutive arms of a polygon taken in same order, then the closing arm of polygon taken in opposite order is the resultant of all the vectors। ये है, ठीक है। क्योंकि हेड पर टेल है तो एंगल कहां से नापा जाएगा, अंदर से या बाहर से? सही जवाब, बाहर से। तो देखो बेटा, ए को एक्सटेंड करेंगे तो ए और बी के बीच का एंगल ये माना जाएगा, मान लो इसका नाम θ1 है। अब बी और सी के बीच का नापना है ना, तो क्या करोगे, बोलो, बी को एक्सटेंड करोगे, जिसका हेड होता है ना उसी को एक्सटेंड करते हैं, हेड बी का है तो बी को आगे बढ़ाओगे, तो ये एंगल माना जाएगा θ2। अब कोई कहे सी और डी के बीच का एंगल सर बताइए, तो सी को एक्सटेंड करना भाई, जिसका हेड है उसी को एक्सटेंड किया जाता है, ये एंगल कहलाएगा θ3। अब कोई बच्चा ये कहे सर आप तो कह रहे थे ये मल्टीपल ट्राइंगल लॉ ऑफ एडिशन है, वो कैसे? तो जरा केयरफुली समझना है ना। मान लो थोड़ी देर के लिए सी और डी को भूल जाओ, ए और बी देखो,
तो ए और बी का रिजल्टेंट यही तो हुआ, देखो ट्राइंगल लॉ ऑफ एडिशन से। तो ये वाली लाइन कितना हो गई बताओ जरा, ये हो गया ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, इसका नाम मान लो R1, तो R1 इतना आ गया। अब तुम इतने हिस्से को भूल जाओ, इसे भूल जाओ थोड़ी देर के लिए, बस ध्यान करो, एक तो ये वेक्टर है R1 और एक ये वेक्टर है C, तो हेड पर टेल है C की, तो फिर ट्राइंगल लॉ ऑफ एडिशन हो गया। ये पहला वेक्टर हेड पर टेल, ये दूसरा वेक्टर, तो इनका एडिशन हो गया ये वाला वेक्टर जो मैं ये आर्म खींच रहा हूं, ये वाला। अब बताओ ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा R2 वेक्टर। तो कौन कौन से ऐड हुए, एक तो R1 और एक ऐड हुआ C, तो बताओ ये वाला वेक्टर कितना हो जाएगा। R1 की वैल्यू है a प्लस बी, तो a प्लस बी में ऐड हो गया C, a प्लस बी और प्लस C, वो ये वाला वेक्टर हो गया। अब इस ट्राइंगल को भी भूल जाओ थोड़ी देर के लिए, अब सिर्फ इस ट्राइंगल पर विचार करो, एक ये है और हेड पर टेल लगकर दूसरा ये है, एक R2 है एक D है, ऐड करना है, ट्राइंगल लॉ से ऐड किया तो हो जाएगा R2 प्लस D, ये वाला क्लोजिंग आर्म ऑफ ट्राइंगल, ये हो गया R2 प्लस D। R2 की वैल्यू है A वेक्टर प्लस B वेक्टर प्लस C वेक्टर, ये R2 और प्लस D, तो ये रिजल्टेंट आ गया A प्लस B प्लस C प्लस D। तो आप ध्यान से देखो, ये पॉलीगन लॉ जो हमने बना दिया डायरेक्ट, एक्चुअली वो कितनी बार ट्राइंगल लॉ लगाना पड़ा, एक बार, दो बार, तीन बार। तो अगर हम 3 बार ट्राइंगल लॉ लगा लेते या पॉलीगन लॉ एक बार लगा लेते, दोनों से रिजल्ट एक ही आएगा। इस तरह से समझा जा सकता है पॉलीगन लॉ कोई नया लॉ नहीं है, बल्कि ये ट्राइंगल लॉ ऑफ एडिशन का ही एक एक्सटेंडेड फॉर्म है, ताकि बार बार ट्राइंगल लॉ ना लगाना पड़े, मल्टीपल ट्राइंगल लॉ ना लगाना पड़े, बल्कि बहुत जल्दी आंसर आ जाए। क्या क्लियर हो गया है? तो प्यारे बच्चों, ये हमने पॉलीगन लॉ ऑफ एडिशन भी सीख लिया है। थैंक यू बच्चों।